नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं मराठी अक्षर भारती इसके भाग 3 में से 12वीं कविता रंग मजेचे रंग उदयाचे ये लेकर आई हूँ और इसे लिखा है अंजलि कुलकर्णी जी ने, जिनका जन्म 1958 में हुआ था। अब हम इसकी हिंदी में व्याख्या देखेंगे। इसका मराठी का अगर आपको भाग देखना है तो मराठी की व्याख्या मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की है, ठीक है। तो अभी हम इसको हिंदी में देखते हैं। प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, छात्र प्रबोधन, किशोर वयम यासारख्या विविध नियतकालिकातून गद्य व पद्य लेखन, इन्होंने प्रोज एंड पोएम की जो भी लेखन कार्य किए हैं वो इन सब नियतकालिकाओं में से किए हैं। मी एक स्त्री जाती, अस्वस्थ आत्मा, संबंध बदलत गेलेली सही, रात्र, दुःख आणि कविता हे कविता संग्रह, ये इनके कविता संग्रह है। हृदयस्पर्शी, संभ्रमाच्या पाण्यात गटांगळ्या हे ललित लेख संग्रह है, ये इनके दो जो है ये ललित लेख संग्रह है। स्त्री स्वत्वाचा शोध, स्त्री प्रश्न एक आवर्त, हे वैचारिक लेख संग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है। इस तरीके की इनकी वैचारिक किताबें भी ये दो जो है ये प्रकाशित हो चुके, पब्लिश हो चुके। दोन काव्य संग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त, राज्य शासन ने भी इनको पुरस्कार से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यासारख्या अनेक संस्थाच्या पुरस्कारांनी यांना सम्मानित करण्यात आलेले, यानी इतने सारे सब इनको पुरस्कार मिले हुए, इन पुरस्कारों को देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। अभी हम कविता के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है की जागतिकीकरणाच्या ह्या काळात संगणक युग अवतरले असले तरी माणसाचा मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध तुटता कामा नये। यानी आज जो जागतिकीकरण चल रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण जो है, इसके अंदर आज का जो समय है ये क्या है, संगणक युग है, यानी कंप्यूटर का युग है। और कंप्यूटर के युग में होते हुए भी हमें हमारी मिट्टी से हमारा जो प्रेम का संबंध है वो नहीं तोड़ना चाहिए, वो टूटना ही नहीं चाहिए। पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच कमी पडणार नाही। अगर हम अपने पर्यावरण की, अपने आसपास के वातावरण की जो है रक्षा करते हैं, उसको जपते हैं, तो हमें कभी भी भविष्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ती है। निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंदही मिळेल असा दृष्टिकोन कवयित्रीने या कवितेत मांडला आहे। उन्होंने बोला निसर्ग का जो विलोभनीय सौंदर्य जो हमको जो हमारे अंदर लालच पैदा करता है निसर्ग के सौंदर्य को देखने के लिए, और हमारी आंखों को जो बहुत सुंदर लगता है, ऐसे विलोभनीय आविष्कार निसर्ग के रूप के, इसमें जीने का एक सच्चा आनंद हमको कैसे मिले, इस दृष्टि से हमको ये जो कविता है कवयित्री ने लिखी हुई है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। इसकी पहली पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से, ये फुला फुलांचे दाट दाटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टि। आइए हम इसके अर्थ को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका अर्थ हमें दिया हुआ है। तो आइए हम इसको हिंदी में देखते हैं। आज सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ को लिख लीजिए। तो शब्दार्थ इस तरीके से हैं कि दाट मतलब गच्छ, और हिंदी में उसको बोलेंगे घने, है ना। ताटवे यानी गुच्छे, और इसको मैं छोटा कर देती हूँ। हाँ, दाट यानी गच्छ या घने, घने यानी हिंदी में घने बोलेंगे हम उसको। ताटवे यानी गुच्छे, जिथे यानी जहाँ, पोचते मतलब पहुँचती, दृष्टि यानी नज़र, उद्याचे यानी कल के, जपून यानी संभाल कर। अर्थ देखते हैं। या कवयित्रीने पर्यावरणाची जोपासना करून आपण आपले भविष्य कसे सुंदर करू शकतो हा विचार सुंदर शब्दात व्यक्त केलेला आहे। यानी इस कविता में कवयित्री ने पर्यावरण की रक्षा करके उसको जोपास के, यानी उसकी रक्षा करके हम अपने भविष्य को किस तरह से सुंदर बना सकते हैं, ये विचार को सुंदर शब्दों में इस कविता के रूप में हमारे सामने रखा है। कवयित्री म्हणते, मतलब ये जो कवयित्री है ये बोल रही हैं की आपली दृष्टी जाईल तिथपर्यंत निसर्गाची सुंदरता आपल्या दृष्टीस पडते, यानी हमारी नज़र जहाँ तक जाए वहाँ तक हमें निसर्ग की यानी प्रकृति की सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है, वही हमारे नज़र में पड़ती है। क्या पड़ती है हमारी नज़र में? सृष्टि की सुंदरता। विविध प्रकारच्या फुलांचे गच्च भरलेले गुच्छ
त्या सौंदर्यात अजून भर घालतात और विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के कलरफुल फूलों के मतलब कलरफुल फूलों के जो गुच्छे हैं वो इस सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हे सृष्टीचे सौंदर्य आणि मनाला प्रसन्न करणारे मज़ेदार रंग आपण जपून ठेवायला पाहिजे। तो कवियत्री यहाँ पे हमसे बोल रही है कि ये जो फूलों के सुंदर रंग है और ये जो सौंदर्य है जो इस वातावरण को और ज़्यादा सुंदर कर देता है और हमारे मन को प्रसन्न कर देता है, ऐसे मज़ेदार रंगों को हमें रक्षा करके उसके रखना चाहिए, उसको जप के रखना चाहिए, उसकी रक्षा हमें करना चाहिए। कारण सृष्टीचे हे मज़ेदार रंगच आपले भवितव्य आहे। कारण सृष्टी के ये जो मज़ेदार रंग है यही तो अपना भविष्य है। निसर्ग असेल जगेल तरच आपले भविष्य सुरक्षित असेल। वो बोले जब निसर्ग या प्रकृति जगेगी जिंदा रहेगी तभी तो फिर अपना भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए सब जन आओ, सभी लोग आओ, आपण आपले उद्याचे भवितव्य अर्थात ही सृष्टि जपून ठेवूया। यानी आओ सब लोग, हम लोग मिलकर हमारे भविष्य को हमारी सृष्टि को इसको जपेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। अब देखिए अगली लाइनें। धान्य देईना संगणकहा काळी आई जगवू, मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी, रंगमजेचे रंग उदयाचे। शब्दार्थ देखिए, संगणक यानी कंप्यूटर, धान्य यानी अनाज, देईना यानी नहीं देता है, काली आई यानी मिट्टी, मिट्टी को यहाँ पे काली आई बोला गया है, काली माँ बोला गया है। जगवू मतलब जिंदा रखना, माती यानी मिट्टी, हाथ यानी हाथ, राबती यानी कष्ट करने वाले, तो कष्ट करने वाले हाथ, यहाँ पे हाथ राबती यानी कष्ट करने वाले हाथ, तयास यानी उनको, पुष्टि यानी शक्ति या फिर मजबूती। तो आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है कि कवयित्री यहाँ पे हमसे बोल रही है, वो बता रहे हैं कि आजचे युग हे संगणकाचे युग आहे, यानी आज का युग कंप्यूटर का युग है। संगणकाने आपली खूप कामं सोपी केली आहेत, यानी कंप्यूटर ने हमारे बहुत से कामों को बहुत सरल कर दिया है ना, बहुत से काम चुटकी भर में ही हो जाते हैं। तरी आपण हे विसरून जाता कामा नये की संगणक आपल्याला अन्न देऊ शकत नहीं, फिर भी हमें कंप्यूटर के ऊपर काम करते हुए उसने हमारे कितने भी कामों को सरल कर दिया हो, कम समय में करता हो, बहुत फास्ट हो, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो कंप्यूटर हमें खाने के लिए अनाज नहीं दे सकता है। या कंप्यूटर में हम अनाज उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। तो अन्न उगवण्यासाठी आपल्याला आपली काळी आईच अर्थात मातीच उपयोगी पड़ते। वो बोलते अन्न को उगाने के लिए, अनाज को उगाने के लिए हमको हमारी काली माँ अर्थात मिट्टी ही उपयोगी पड़ती है, मिट्टी का ही उपयोग करना पड़ता है। इसलिए हमें उसे जपना चाहिए, इसलिए हमें उसकी रक्षा करना चाहिए, म्हणून आपण तिला जपायला आणि जगवायला पाहिजे। इसलिए हमें उसको जिंदा रखना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए। शेतात काम करणारे, कष्ट करणारे हाथ कृषकाचे असतात। वो बोलते हैं खेत में काम करने वाले किसानों के हाथ होते हैं, वो कैसे होते हैं? राबणे वाले, बहुत कष्ट करने वाले मेहनती हाथ होते हैं। आपण त्यांच्या राबणाऱ्या हातांना बल किंवा शक्ति दिली पाहिजे। वो बोलते हैं हमें उनके कष्ट करने वाले हाथों को, कष्टकरी हाथों को जो है शक्ति देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कृषकाला हिम्मत देऊन आपल्या काळ्या आईची सेवा करायला पाहिजे और कृषक को हिम्मत देकर हम अपने मिट्टी की, अपनी माता की सेवा कर सकते हैं। तेव्हाच आपले भवितव्य मजेच्या रंगाने भरेल। और अगर हम ऐसा करते हैं, हम हमारी काली मिट्टी की और हमारे काली मिट्टी में अनाज उगाने वाले किसानों की दोनों का सम्मान भी करें और उनकी रक्षा करें, तभी हमारा भविष्य जो है मजे के रंगों से भरा हुआ होगा। आइए आगे की लाइनें देखते हैं। उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुचतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। अब देखते हैं शब्दार्थ। उधळू यानी बिखरून यानी बिखेर देना, बीजों को बिखेर देना। बिया यानी बीजे, डोंगर यानी पहाड़, देशी झाड़े यानी अपने देश के वातावरण में सामान्य रूप से उगने वाले झाड़, जैसे पीपल का झाड़, वड़ का झाड़ या नीम का, ऐसे वृक्षों को हम देशी वृक्ष बोल सकते हैं। गच्च यानी जैसे हमने ऊपर देखा था, गच्च यानी घने, रुजतील यानी उगेंगे, माजतील यानी फैलना, बहुत घनी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलना, रान यानी जंगल, आभाळ यानी गगन या आकाश, वृष्टि यानी पावसाचा वर्षाव यानी बारिश का होना, बारिश का वर्षाव होना है ना। यहाँ पे अर्थ देखते हैं। कवियत्री बोलती हैं कि
की दाट झालेली राने पावसाला आकर्षित करतील, यानी जो घने जंगल होते हैं वो बारिश को आकर्षित करते हैं, वो बारिश को आकर्षित करेंगे, ज्याने चांगला पाऊस होईल और उससे बहुत अच्छी बारिश होगी। अगर हमारे यहाँ पे जंगल जो है घने होंगे तो बारिश भी बहुत अच्छी होगी आणि डोंगरांमधून पाण्याचे नैसर्गिक झरे वाहतील और फिर पहाड़ों में से पानी के प्राकृतिक जो झरे यानी झरने हैं वो बहेंगे, धबधबे यानी वहाँ पर धबधबों का निर्माण होगा, नीचे जो है छोटे छोटे तलाव बन जाएंगे, है ना। आणि त्या खळखळ वाहणाऱ्या पाण्याच्या पांढऱ्या शुभ्र शिळकावात कोण दुखी राहू शकेल। और जो वो पानी ऊपर से झरनों में से जो पानी नीचे आता है उसमें ऐसा फेस के समान सफ़ेद फेस निर्माण हो जाता है और वो उड़ता हुआ पानी जब हमारे बदन पे उसका छिड़काव होता है यानी उसके छींटे उड़ते हैं, तब ऐसे अवस्था में कौन व्यक्ती दुखी रह सकता है। सर्वांचे दुःख दूर करण्याची जादू ह्या खळखळणाऱ्या पाण्यात आहे। वो बोलते हैं सबके दुखों को दूर कर देने का जादू इस खड़खड़ारे इस कलकल बहने वाले, खड़खड़ यानी कलकल है ना, पानी का आवाज़ कलकल होता है, ये पानी का आवाज़ है खड़खड़, तो कलकल बहने वाले पानी में सबके दुखों को दूर करने का जादू होता है, सर्व सुखी होतील। या प्रकारे आपण आपले भवितव्य आनंदी करून मज़ेदार रंगाने भरून घेऊया। वो बोलते हैं कि सब लोग सुखी हो जाए, इस तरह से हम अपने भविष्य को आनंदी कर ले, खुश कर ले और मज़ेदार रंगों से उसको भर ले। ऐसी कवियत्री हमें बोल रही हैं। आगे की लाइनें हम देख लेते हैं कि पैसा मिळेल पैसा मिळेल दौलत, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती, यानी हम आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी, यानी यहाँ पे रंग मजेचे रंग उद्याचे शब्दार्थ है। मिळेल यानी मिलना, दौलत यानी संपत्ति है ना, यंत्र यानी मशीन, संगति यानी साथ में, आभाळ यानी आकाश, छत्र यानी छाया, अनोखी यानी निराली या फिर अलग, हिंदी में बोला जाएगा अलग। अर्थ यहाँ पे देखते हैं कि कवयित्री बोलती है कि मशीन किंवा यंत्रावर काम करून आपल्याला धन संपत्ति मिल सकते, यानी मशीन पे, यंत्र पे या कंप्यूटर पे काम करके हमको धन मिल सकता है, हम उससे संपत्ति खड़ी कर सकते हैं, आपण आनंदी ही राहू शकतो, उससे हम खुश भी रह सकते हैं। पण ज्या ठिकाणी आपण मशीनीवर काम करतो ते ठिकाण नैसर्गिक नसते, पर जिस जगह पर रहकर हम लोग मशीन के ऊपर काम करते हैं वो जगह तो प्राकृतिक नहीं होती है, निसर्ग ने बनाई हुई नहीं होती है। म्हणून यंत्राच्या सोबतीने मिळालेले धन दौलतचे समाधान आणि आभाळी छत्राच्या नैसर्गिक रूपात मिळालेले समाधान यात खूप फरक असतो। इसलिए जब हम एक कमरे में बैठकर मशीन के साथ में काम करते उसमें और आसमान की छत्र छाया के नीचे जो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हमें सौंदर्य मिला हुआ रहता है, उससे जो हमको समाधान मिलता है, उन दोनों समाधानों में यानी मशीन के साथ कार्य करने के समाधान में और नैसर्गिक सुंदरता, नैसर्गिक रूप में मिले हुए सुंदरता के समाधान के रूप में, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। निसर्गरम्य जागेत एक निराळी संतुष्टि मनाला मिळते। जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उस जगह अगर हम जाते हैं तो हमको एक अलग ही तरह की संतुष्टि हमारे मन को मिलती है, जी इतर कुठेही आपल्याला मिळू शकत नाही, जो और कहीं भी हमको मिल ही नहीं सकती है। म्हणून या आपण सर्वजण निसर्गाच्या मजेदार रंगाचे आणि आपल्या उद्याच्या समाधानाचे रक्षण करूया, त्याला जपूया। इसलिए कवियत्री बोल रही हैं कि आइए हम सब जन मिलकर निसर्ग के इन मज़ेदार रंगों के और अपने कल के समाधान के, संतुष्टि के समाधान और संतुष्टि की रक्षा करें और उसे जगाएं। अभी हम आगे देखते हैं, जगाएं यानी जिंदा रखें। आगे की लाइनें देखते हैं। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भरेशमी सरसळणाऱ्या जगास सांगू गोष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। शब्दार्थ देखते हैं। हिरवी यानी हरा रंग, मने यानी मन, भोवती यानी आजू बाजू हमारे चारों तरफ, छटा यानी प्रकार, गर्भ रेशमी यानी रेशम जो होता है उसका मुलायमपना, जो हाथों को सुखद लगता है वो, है ना, उसके अंदर का, उसके गाभारे में का। सड़सड़ मतलब हलने, वड़वड़ने, उठने यानी हिलना, ऐसे बोल सकते हैं। आइए हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है की कवियत्री बोलती हैं, पावसानंतर सृष्टीचे सौंदर्य अजून खुलून जाते, यानी बारिश आने के बाद में जो है सृष्टि जो है निसर्ग जो है और ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। जिथे तिथे धरतीवर नवीन नवीन पालवी फूटते, जहाँ वहाँ धरती पर हम देखते हैं ज़मीन के अंदर से झाड़ों पर सब दूर जो है नई नई पत्ते फूटने लगते हैं। जो घास अभी तक गर्मी से जल कर और धरती के अंदर समा गई थी वो भी अब बारिश के पानी को पाकर फिर से छोटे छोटे हरे रूप में धरती में से ऊपर निकलती हुई हमें दिखाई
देती है ना. हिरवाईचे सौंदर्य असे दिसते जणू धरतीने मुलायम रेशमी हिरवे वस्त्र घालून शृंगार केलेला है. और बोलते हरे रंग का जो सौंदर्य वो ऐसा दिखता है जैसे कि धरती ने मुलायम रेशमी हरे रंग के कपडे पहनकर श्रृंगार कर लिया हो. तिचे टवटवीत सौंदर्य बघून माणसाच्या मनातही समृद्धीची पालवी फुटते. और उसका ऐसा ताजा और टवटवीत रूप देखकर, ताजा रूप देखकर, सौंदर्य देखकर मनुष्य के मन में भी जो है समृद्धि की पालवी यानी समृद्धि के पत्ते फूटने लगते हैं, मुलायम मुलायम, है ना. त्याच्या मनात कोमल भावनांची सळसळ उठू लागते और उसके मन में भी उसकी कोमल भावनाएं जगने लगती है. तो आपल्या कोमल व आनंदी भावना जगाला सांगून आनंदित होतो और वो अपनी इन भावनाओं को जग के सामने, संसार के सामने व्यक्त करके मन ही मन में खुश होता है. अर्थात मानवाच्या मनाचा आनंद ह्या न त्या प्रकारे निसर्गाशी जुडलेला असतो. इसलिए यहाँ पे कवयित्री बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रकार से या उस प्रकार से मनुष्य के खुश रहने का जो संबंध है वो किसी न किसी प्रकार से निसर्ग से ही जुड़ा हुआ होता है. म्हणून आपले उद्याचे मजेचे, सुखाचे, आनंदाचे, समृद्धीचे आणि संतुष्टीचे रंग आपण जपायलाच पाहिजे. इसलिए हमारे कल के, मजे के, सुख के, आनंद के, समृद्धि के और संतुष्टि के रंग हमने उसको रक्षण करना ही चाहिए. आपल्या सृष्टीला जपणे हे आपले आजचे कर्तव्य आहे. अपने सृष्टि की रक्षा करना ये हमारा आज का कर्तव्य है. जाने करून आपला येणारा वेळ सुखी होईल, जिससे कि हमारा कल का आने वाला जो समय है वो सुखी हो. इसके लिए हमें आज हमारा कर्तव्य पूरा करना चाहिए, अर्थात हमारी सृष्टि की रक्षा करना चाहिए. तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि रंगमजेचे रंग उद्याचे ये लेसन जो है, ये कविता जो है आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. आप मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये पोएम का जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको कैसा लगा. मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए. घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मिले हुए अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए. धन्यवाद. नमस्ते.